गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 की बात कर ली है। आशा करते हैं आप उनका अच्छी तरह से नोट्स बना रहे हो और उनको तैयार भी कर रहे हो। अब हम बात करेंगे आज इसी यूनिट के अगले चैप्टर की, जो है 8 नंबर चैप्टर। 8 नंबर चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर होने के बाद एक चैप्टर और रहेगा 9 नंबर। इसके बाद में आपकी ये यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। 8 नंबर चैप्टर जो है उसका नाम आपके है पादपों में खनिज पोषण। क्या नाम है? पादपों में खनिज पोषण, अर्थात मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, पादपों में खनिज पोषण। सबसे पहले इस नाम को समझना बहुत जरूरी है, चैप्टर के नाम को। पादप आप लोग जानते हो, खनिज पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे। सबसे पहले पोषण की बात करते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण होता है भोजन ग्रहण करना। बाहर से हम जो भी पदार्थ या भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। या जीवित रहने के लिए शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। उन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये बात हो गई पोषण की। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। दोनों भागों की अगर बात करें तो एक तो है परपोषित हेटेरोट्रोपिक, एक तो है आपके हेटेरोट्रोपिक, ठीक है, और दूसरा जो है स्वपोषित ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, ठीक है। 2 भागों में जीवों को बांटा गया, परपोषित, स्वपोषित। सबसे पहले हम परपोषित की बात करेंगे। देखिए परपोषित क्या होते हैं। पर का मतलब पराया, पोषण, पोषित का मतलब पोषण। ऐसे जीव जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का, जो अकार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करने के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। या सीधी भाषा में अगर हम बोले तो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। स्वयं के शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? परपोषित कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कवक हैं, जंतु हैं, हम लोग हैं, जीवाणु हैं। ठीक है, हम कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ बाहर से लेते हैं। पेड़ पौधों से बने भोजन तथा अन्य बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। स्वपोषित, स्वपोषित की अगर बात करें तो कार्बनिक पदार्थों का तो निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं। कार्बनिक पदार्थों का तो निर्माण इनके अंदर हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो ये अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ हैं वो बाहर से ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषित कहलाते हैं। स्वयं पोषण का निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं और अकार्बनिक पदार्थ बाहर से लेते हैं। जैसे सभी पेड़ पौधे जो हैं, और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया भी इसका उदाहरण आप लोग दे सकते हो। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे एक महत्वपूर्ण बात की, कि पौधे कार्बनिक पदार्थ का तो निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। शायद हमारा 10वां चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हम प्रकाश संश्लेषण की विस्तार से बात करेंगे, जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी है। तो प्रकाश संश्लेषण को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सीधी अगर बात करें तो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो। प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? कि जो पादप हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उस क्रिया को क्या, प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पौधे जो है वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण तो प्रकाश संश्लेषण से कर लेते हैं, तथा अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं या इनऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं उनको वो मिट्टी में उपस्थित खनिजों से ग्रहण करते हैं। मिट्टी में उपस्थित किन से ग्रहण करते हैं? खनिजों से ग्रहण करते हैं। अब ये खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है।
अब देखिए इनके आगे बात करते हैं कि पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियां, कि पौधे जो हैं वो खनिज पोषकों को ग्रहण करते हैं, कि आवश्यकताओं के अध्ययन की विधि, इनको किस प्रकार से इन खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से ये इन पर निर्भर रहते हैं, तो इनकी हम अब इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अध्ययन की आपके 3 विधियां दे रखी हैं। 3 विधियों में अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके विधि है पादप भस्म का विश्लेषण। 1 नंबर विधि का क्या नाम है? पादप भस्म का विश्लेषण। बिल्कुल इजी सी है पादप भस्म का विश्लेषण। हम पादप भस्म की बात करेंगे कि पादप भस्म क्या होते हैं और ये किस प्रकार से इस पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियों में इनको शामिल किया गया है। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस विधि में हम क्या करते हैं, एक ताज़ा पौधा लेते हैं। क्या लेते हैं? ताज़ा पौधा लेते हैं। उस पौधे को अवन या भट्टी के अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर? अवन या भट्टी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, भट्टी बोलते हैं, आग जलने वाली भट्टी या अवन इसको बोला जाता है। उसमें इसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद इसे 70 से 80 सेंटीग्रेड तापमान पर 1 से 2 दिन तक रखा जाता है। 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 से 2 दिन तक इसको रखा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। ताज़ा पौधा लिया, उसको भट्टी या अवन में डाला, 1 या 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री तापमान पर उसको रखते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा उस पादप में उपस्थित जल जो है वो वाष्पित हो जाएगा। पादप में उपस्थित जल क्या हो जाएगा? वाष्पित, अर्थात जल है वो बाहर वाष्प के रूप में निकल जाएगा। तथा बाकी बचे हुए शेष भाग का हम शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं। बाकी बचे शेष भाग का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं। इस शुष्क भार वाले पदार्थों में क्या क्या उपस्थित होते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, बहुसेकेराइड, लिग्निन, कार्बनिक अम्ल आदि पदार्थ जो हैं वो इस शुष्क भार में उपस्थित होते हैं। अब इन अकार्बनिक पदार्थों या शुष्क नमूनों को अब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? यहाँ पे 70 से 80 पर तापमान पे रखा गया था जिससे जल वाष्पित हुआ था, लेकिन शुष्क नमूना जो बचता है उसको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है? जलाया जाता है, जिससे जो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ हैं वो अपघटित हो जाते हैं। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस शुष्क नमूने को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं तो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ अपघटित हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व अमोनिया के रूप में, अमोनिया गैस के रूप में निकल जाते हैं। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व अमोनिया गैस के रूप में निकल जाते हैं। और अब जो शेष पदार्थ बचता है उसे क्या बोला जाता है? पादप भस्म बोला जाता है। ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ अपघटित होंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, O2 तथा NH3 या अमोनिया जो है वो क्या होगी? निकल जाएंगी गैस के रूप में। अब जो शेष पदार्थ बचता है उसे क्या कहा जाता है? पादप भस्म कहा जाता है, जो अवाष्पशील खनिज तत्व होता है। जो क्या होता है? अवाष्पशील खनिज तत्व होता है। इस प्रकार से बिल्कुल इजी सी विधि थी पादप भस्म का विश्लेषण। इस विधि में इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें केवल उपस्थिति ही पता चलती है खनिज पोषक तत्वों की। इसमें खनिज पोषक तत्वों की अनिवार्यता, ठीक है, अनिवार्यता या उपयोगिता का पता नहीं चलता है कि किस तत्व की क्या उपयोगिता है, किस तत्व की क्या अनिवार्यता है, उसका पता नहीं चलता। केवल पोषक तत्व के जो उपस्थिति है उसको देखा जा सकता है। अब हम 2 नंबर जो है उसकी बात करने, देखिए बात करते हैं 2 नंबर प्रयोग की। 1 नंबर हमने कर लिया, ठीक है, पादप भस्म विश्लेषण। 2 नंबर है बालू संवर्ध प्रयोग, इसकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले नाम दिया हुआ बालू। बालू जो होता है ये रेत को बोलते हैं। अब देखो कुछ जो बच्चे हैं वो अभी भी भ्रम में रहते हैं कि मर्दा मिट्टी को ही रेत कहते हैं। मर्दा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कणों के आधार पर, उसमें उपस्थित जल के आधार पर, ऐसे बहुत सारे प्रकार
होते हैं, तो उसका एक प्रकार बालू या रेत भी होता है। तो बालू संवर्ध प्रयोग की हम बात करेंगे, ये बालू या रेत। सबसे पहले जो पौधे हैं, पौधे जो होते हैं इनको बालू रेत में उगाया जाता है। क्या किया जाता है? बालू रेत में उगाया जाता है। ठीक है, बालू रेत में उगाने से पहले क्या किया जाता है? बालू रेत को HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जमित किया जाता है, जिससे उसमें कोई भी कीटाणु या जीवाणु जो है, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो खत्म हो जाए। तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जमित किया जाता है, जिससे उसमें कुछ नहीं रहता है, खनिज भी नहीं होते हैं और जो बालू है वो बिना खनिज वाली होती है। अब इस बालू को क्या करते हैं? पानी से धोया जाता है। पानी से क्या किया जाता है? धोया जाता है। पानी से धोकर इसको फिर सुखाया जाता है। सबसे पहले बालू रेत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जमित किया, जिससे उसमें कोई भी खनिज जो है वो नहीं शेष रहती है। अब इस खनिज रहित बालू को पानी से धोया जाता है। क्या किया जाता है? पानी से धोया जाता है। पानी से धोकर उसको बाद में सुखाया जाता है। क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सुखाने के बाद अगर हम बात करें तो इस सूखी हुई बालू के अंदर, इस सूखी हुई बालू के अंदर क्या करते हैं? कई पौधे लगाते हैं। कई पौधों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। इसमें दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक तो नियंत्रित पौधे और एक होते हैं अपूर्ण पौधे। एक तो होते हैं नियंत्रित पौधे और एक होते हैं अपूर्ण पौधे। दो प्रकार के पौधे उसमें लगाए जाते हैं। नियंत्रित पौधे वे होते हैं जिनको पानी में धोकर, जिनको पानी में घोलकर पोषक तत्व दिए जाते हैं। नियंत्रित पौधे इस सूखी हुई बालू में जो पौधे लगाए जाते हैं और जिनको पानी में घोलकर पोषक तत्व दिए जाते हैं, वो कौन से पौधे होते हैं? नियंत्रित पौधे होते हैं। जबकि अपूर्ण पौधे वे होते हैं जिनको अलग अलग पात्रों के अंदर, जिनको अलग अलग पात्रों के अंदर एक या अधिक खनिज जो पोषक तत्व हैं उनकी न्यूनता के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? न्यूनता के आधार पर दिया जाता है या उगाया जाता है। ऐसे पौधे अपूर्ण पौधे कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये विधि क्या कहलाती है? बालू संवर्ध विधि कहलाती है। लेकिन इस विधि या इस मेथड में अगर हम बात करें तो कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। क्या आती हैं? कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। इसलिए इस बालू के स्थान पर कुछ अन्य माध्यम जो हैं, अन्य माध्यमों का भी प्रयोग किया जाता है। अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? बालू या रेत के स्थान पर। वो कौन से होंगे माध्यम? क्वार्ट्ज हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकती है, चिप्स हो सकते हैं, वर्मिकुलाइट हो सकता है, कृत्रिम मृदा हो सकती है, आर्टिफिशियल सॉइल जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये माध्यम बालू की जगह हम काम में ले सकते हैं। प्रश्न आ सकता है बालू संवर्ध प्रयोग में बालू के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, चिप्स, वर्मिकुलाइट, कृत्रिम मृदा आदि का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो होता है वर्मिकुलाइट। क्या होता है? वर्मिकुलाइट। सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वर्मिकुलाइट का, और वर्मिकुलाइट द्वारा ये प्रयोग करने पर उसे बोला जाता है वर्मिकुलोपोनिक्स। क्या बोला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वर्मिकुलोपोनिक्स। ठीक है, वर्मिकुलोपोनिक्स का मतलब क्या है? ये वर्मिकुलाइट जो होता है ये एक खनिज पदार्थ है। क्या है? एक खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक अवस्था में रहता है। पृथ्वी पर किस अवस्था में रहता है? प्राकृतिक अवस्था में रहता है। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो प्रश्न आ सकता है वर्मिकुलाइट की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये हल्के बाहर के होते हैं, अक्रिय होते हैं, इसके अलावा सामान्यतः अक्रिय होते हैं, बंधे भी होते हैं, अधिक जल अवशोषण क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं? अधिक जल अवशोषण क्षमता रखते हैं तथा उष्मारोधी होते हैं। इसलिए वर्मिकुलाइट का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, और वर्मिकुलाइट का प्रयोग करके ये जो संवर्ध प्रयोग किया जाता है उस विधि को वर्मिकुलोपोनिक्स बोला जाता है। तो ये आपके 2 विधियां हो गई। अब हम आगे बात करते हैं तीसरी जो है वो है जल संवर्ध प्रयोग।
वहां पे बालू संवर्ध प्रयोग था, यहाँ पे जल संवर्ध प्रयोग है, अर्थात जल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे बालू मिट्टी किसी प्रकार से प्रयोग में नहीं ली जाती है, बालू मिट्टी ये किसी प्रकार से प्रयोग में नहीं ली जाती है। इस प्रयोग में क्या किया जाता है, देखिए जो पौधे की जड़ होती है उस पौधे की जड़ को पोषक घोल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पोषक घोल में रखा जाता है। इस पोषक घोल में ऑक्सीजन की कमी होती है, O2 की क्या होती है? कमी होती है। ऐसे घोल में रखा जाता है जिसमें ऐसे पोषक घोल में रखा जाता है जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। इस घोल में इसको रखा जाता है। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है? जड़ के ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जड़ के पास एक नली या एरेटर से ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। जड़ के पास नली या एरेटर से क्या की जाती है? ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। इस विधि को, जल संवर्धन विधि को हाइड्रोपोनिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स भी बोला जाता है। इस विधि में जो पोषक घोल है वो सेक्स 1860, नोप 1865, ओगलैंड 1938 वैज्ञानिक है, इनके द्वारा निर्धारित किए गए पोषण घोल का ही प्रयोग किया जाता है, या इनके द्वारा निर्धारित किए गए पोषण घोल को ही उपयोग में लिया जाता है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कल हम बात करेंगे, आज इतनी ही बात करेंगे। कल जो हम बात करेंगे वो हमने इससे पहले वाला प्रयोग पढ़ा था, वर्मीकुलोपोनिक्स। ठीक है, एक तो वर्मीकुलोपोनिक्स जिसमें माध्यम वर्मीकुलाइट होता है, और एक अभी पढ़ा है हाइड्रोपोनिक्स। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें ही, आप ध्यान रखना। तो वर्मीकुलोपोनिक्स एंड जो हाइड्रोपोनिक्स है, कल हम सबसे पहले इनके अंतर की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे पौधों में अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो वर्मीकुलोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स दोनों पढ़ लिए। आप लोग भी इनमें अंतर करने की कोशिश करना कि क्या अंतर, माध्यम का अंतर दे सकते हो कि वर्मीकुलाइट के अंदर, वर्मीकुलोपोनिक्स के अंदर वर्मीकुलाइट माध्यम था, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जल माध्यम है। उसके अंदर क्या था? जो वर्मीकुलाइट थे वो हल्के बाहर एक्रिय बंधे वाले थे। इसमें जो जल है वो क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, पोषण घोल जो है वो इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आप कुछ अंतर जो है वो लिख सकते हो। तो इनके अंतरों की बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।